हेलो बच्चों, तो मैं फिर से आ गया वीडियो नंबर 4 लेकर, लेक्चर नंबर 4 लेकर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। तो चलिए आज हम जो बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो मैं यही चीज पढ़ रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे एल्वियोलाई के बाद, वहां तक मैंने आपको बता दिया था एक्सटर्नल नेजल चैम्बर से लेकर मैं ब्रोंकाई तक की बात कर लिया था, यानी कि एल्वियोलाई तक की बात कर लिया था। उसके बाद आखिर गैस कहाँ जाता है उसके बाद वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आपको हम फिगर के माध्यम से एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आप बस बोर्ड पे ध्यान लगाए रहें। चलिए आइए, सारा समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, श्वसन है ये, श्वसन। चलिए मिट गया है, जरा सा लिख दिया मैंने। चलो अब आइए बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए, अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं तो मैं आपको पहले डेटा बता देता हूं कि आखिर किस तरह से अलग अलग जगहों पे गैस का एक्सचेंज होता है। चलिए मैं फिगर के माध्यम से डायरेक्ट समझाता हूं। सबसे पहले अपन एल्वियोलाई बना लेते हैं। ऐसा, ये हुआ अपना एल्वियोलाई। क्या हो गया? एल्वियोलाई। इस टाइप की होती है एल्वियोलाई। आइए देखिए, इस तरह की होती है एल्वियोलाई। यहां पे दो चीज होंगे, एक एक्सपायरेशन होगा, गैस बाहर की ओर जाएंगी और ये इसके माध्यम से अंदर भी जाएंगी। इसको इंस्पायरेशन कहते हैं। अच्छा, ये क्या है अपना? एल्वियोलाई, एल्वियोली या एल्वियोलाई कहिए। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेता हूं, है ना, यहाँ पे एल्वियोलाई। अच्छा, आइए उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा? हर्ट बनाऊंगा। हर्ट, हाँ, ये हर्ट चैम्बर है अपना। क्या हर्ट है? अब इसको आपको पता है 4 चैम्बर होते हैं, वो चारों चैम्बर की मैं बात कर लेता हूँ। आइए यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, यहाँ से एक जो पाइप है ना, यानी कि वेन है, इसमें आ जाता है, इसमें आके जुड़ जाती है। ये थोड़े से अंदर से उठाता है, यहाँ से उठाएगा। इसका कनेक्शन किधर से होगा? यहाँ से होगा। आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन। और एक जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन यहाँ से उठाएगा और यहाँ चला जाएगा। चलिए वो सारा कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये कनेक्शन कैसे कैसे होता है। चलिए, आपको पता है ये हार्ट के कई चेंबर होते हैं। चलिए आइए हम बना लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए यहाँ पे भी चाहे तो हम चीज़ों को उस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ इस टाइप की होती है। अच्छा, ऊपर वाला जो है आर्ट्रियम है, वेंट्रिकल्स है, मैं वही बना रहा हूँ दरअसल, और कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, इसीलिए परेशान ना होए आप कि सर क्या बना रहे हैं, है ना। कुछ नहीं, बस सिंपल सा चीज़ है, अपन बस सिंपल सा चीज़ बना रहे हैं, और क्या बनाएंगे। चलिए आइए देखिए, अब ये वाला जो है नीचे वाला, अब देखिए ये वाला जो है ना ऊपर नीचे नीचे नीचे, सॉरी ये वाला एरिया है।
अब इस वाले एरिया से अगर उठाता है, अंदर वाले एरिया से, ठीक है, तो ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए, हाँ ये दोनों के दोनों बराबर है। चलिए, ये हार्ट का चैम्बर है, हार्ट का चैम्बर है, ये हार्ट का चैम्बर है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए ये एल्वियोलाई है, ये क्या है अपना एल्वियोलाई, और हर जगह पे यहाँ पे क्या है अपना बॉडी है, बॉडी। तो आप ध्यान रख सकते हैं बॉडी है, बॉडी, बॉडी टिश्यू जिसको कहते हैं। चलिए, वैसे एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, हर चीज दिया हुआ है, तो आप चिंता ना करें, परेशान ना होए, है ना। यहाँ से कैसे जाता है, ऐसे जाता है, ये इस साइड वाले जो एरिया है ना, फिर ऐसे, ये ऐसे ऑक्सीजनेटेड वर्ड, फिर ऐसे करके ऐसे आ जाता है, ठीक है, इसमें फिर ऐसे, फिर इसमें इधर से क्या आता है, ऐसे आ जाता है। तो चलिए आइए हम एल्वियोलाई की बात करें। तो अगर हम बात करते हैं एल्वियोलाई में, अगर बाहर एटमॉस्फेयर में बात करें तो लगभग 100, अगर आप रिस्पायरेटरी, है ना, रिस्पायरेटरी गैसों की बात करते हैं, O2 और CO2 का आप परसेंटेज देखते हैं रिस्पायरेटरी गैसेस, तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कितना रहता है, O2 159 रहता है और CO2 0 समथिंग होता है। तो चलिए एल्वियोलाई में वही कम हो जाता है। प्रेशर ऑफ O2 की बात करेंगे तो एल्वियोलाई में लगभग 104 हो जाते हैं, और CO2 जो है ना 40 के करीब में हो जाते हैं। mmHg लिखते हैं, क्या लिखते हैं, mmHg, mmHg लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं चीजों को। इधर देखिए, इस वाले को आपको पता है कहते हैं पल्मोनरी वेन के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी वेन के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कहते हैं इसको। इसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध खून जिसको कहते हैं ना, शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, O2 होता है, इसमें क्या होता है, O2 ब्लड। अच्छा, इस साइड में इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टमिक, सिस्टमिक आर्टरी के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे पल्मोनरी शब्द क्यों यूज किया गया, क्योंकि हार्ट से जुड़ा हुआ है, हार्ट से जो भी चीज जुड़ा होता है उसको पल्मोनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। और सिस्टमिक यानी कि बॉडी से जुड़ा हुआ जो चीज होता है उसको सिस्टमिक कहते हैं। तो ये चीज आप समझ के चलो। इधर अगर आप बात करें तो पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। अच्छा, वैसे अगर आप नॉर्मल केस की बात करो तो जितने आर्टरी है सबके सब शुद्ध खून ही भेजते हैं और वेन अशुद्ध। लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। क्या याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख दूं, साइड में लिख देता हूं कि जहां भी अगर पल्मोनरी शब्द आ जाए ना, पल्मोनरी है ना, पल्मोनरी वेन आ जाए तो आप क्या समझना कि ये कैसा देगा, O2 ब्लड देगा, है ना। और पल्मोनरी आर्टरी आ जाए ना, पल्मोनरी आर्टरी आ जाए, आर्टरी आ जाए तो क्या देगा, CO2 ब्लड देगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कौन शुद्ध और कौन अशुद्ध है। नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस की अगर आप बात करते हो, है ना, नॉर्मल केस की, तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, आर्टरी क्या देता है, आर्टरी O2 ब्लड देता है और वेन क्या देता है अपना, CO2 देता है। तो ये नॉर्मल केस में है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखिएगा पल्मोनरी वाला। अब आइए हम सिस्टमिक आर्टरी की बात करिए लिए, तो हम बात करते हैं सिस्टमिक वेन की। सिस्टमिक, सॉरी इधर लिख देता हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा है, सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन की बात करें तो यहाँ पे जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ना, कैसे होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, अगर आप बात करें एल्वियोलाई की बात, एल्वियोलाई के बाद हम प्रेशर देखेंगे कहां पे, इस वाले साइड में, इस वाले साइड में देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे PO2 का जो होता है ना, शुद्ध खून में ब्लड, कहने का मतलब ये सिस्टमिक आर्टरी है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे कितने होंगे, 95 होंगे, और यहाँ पे PCO2 कितने होंगे, 40 होंगे। तो ये अपन को याद रखना ही पड़ेगा। अब आइए अगर इस बार बात करते हैं प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब पार्शियल प्रेशर
किसकी बात करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, PO2 में 40 हो जाएगा और PCO2 में 45 हो जाएगा। सबके आगे MMHG लगा हुआ है, कॉमन है ये बात। चलिए MMHG। अब आप आ जाइए बॉडी टिश्यू में। तो यहाँ भी क्या होता है कि बॉडी टिश्यू की बात करें तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सिमिलर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी टिश्यू में PO2 की बात करिएगा तो 40 mmHg है, ठीक है। और PCO2 की बात कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। PO2 कितना है, 40 mmHg और PCO2 कितना है, PCO2 45 mmHg है। तो ये आप फिगर को अच्छे से याद रख सकते हैं। मैंने इस फिगर के द्वारा आपको हर कुछ बताने की कहीं ना कहीं कोशिश की है, तो आप चीजों को इसी तरह से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए अभी हम आपको क्या करते हैं, एक चार्ट बनवाते हैं, एक बॉक्स बनवाते हैं। उसमें मैं आपको सबसे पहले लिखाऊंगा रिस्पायरेटरी गैस, उसके बाद एल्वियो एटमॉस्फेयर, उसके बाद एल्वियोलाई, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू। तो सबका मैं पार्टीशन करता हूं और लिखकर आपको दिखाता हूं। इसको एक बार आप बना ले, अच्छे से बना ले। अच्छा एक चीज देखना, ये वाला जो साइड है हार्ट का, आपको पता है कि अपना जो हार्ट है उसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, आर्ट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ जा रहा है तो कहां से जा रहा है, आर्ट्रियम वाले एरिया से जा रहा है। और ये नीचे में ये वाला किधर से जा रहा है, वेंट्रिकल वाले रीजन से जा रहा है। तो ये राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप चीजें याद रख सकते। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो शुद्ध ब्लड है ना, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेफ्ट साइड में रहता है, राइट साइड में नहीं रहता है। चलिए आइए आगे की ओर हम चलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही हम बात करेंगे। आइए इसी के अंतर्गत हम टॉपिक में चलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही। चलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही चलिए। चलिए एक डेटा बनाते हैं हम अच्छे से, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, 1 मिनट। चलिए दिख रहा है, चलिए आइए, चलिए आइए देखिए। सबसे पहले अपन क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, रिस्पायरेटरी गैस, रिस्पायरेटरी गैस, ठीक है। और इस साइड अपन क्या लिखने वाले, 2 ही तो है। चलिए एक रिस्पायरेटरी गैस क्या होता है, O2 होता है, O2 होता है, दूसरा CO2 होता है। आइए यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एटम एटमॉस्फेयर की, उसके बाद हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बाद एल्वियोलाई की, दूसरा नंबर पे हम बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड O2 ब्लड में, उसके बाद CO2 ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं टिश्यू पे। तो चलिए ये कंडीशन है। आइए सबसे पहले अगर आप O2 की बात करते हैं, ये डेटा देख लीजिएगा, इसकी बात करते हैं O2 की। आइए O2 दिख रहा है आपको, O2 इधर क्या है आपका CO2 है। अगर आप O2 की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होता है, 159 mmHg होता है। mmHg तो हर जगह लगेगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। उसके बाद 0.3 mmHg। चलिए इसका कितना हो जाता है आपका 104 होता है, इसका 40, इसका 95 हो गया, 104। अभी आपको मैंने बताया है 104, 40, 95 इधर हो गया, इधर कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। इसका CO2 का कितना होगा 40, इसका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। टिश्यू का कितना हो जाएगा 40, इसका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे डेटा है, ये आप याद रख सकते हो, है ना। मैंने आपको वही चीज बोल रहा था, एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है 159, 0.3 के करीब में पाया जाता है। एल्वियोलाई देख सकते हैं आप, एक एक चीज देख लीजिए। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं सिग्मोइड कर्व के बारे में, उसके थ्रू मैं आपको, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं जरा सा, इसके जस्ट नीचे देखिएगा जरा। चलिए आइए बात कर लेते हैं हम जरा सा उसमें, उसके बाद हम चलेंगे सिग्मोइड कर्व। आइए देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल ब्रीदिंग में, हम लोग नॉर्मल जो ब्रीथ करते हैं, है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग
पर मिनट कितना करता है एवरेज, 12 से क्या कह सकते हैं आप, पर मिनट 12 से 16 कितना करता है भाई, 12 से 16 पर मिनट। कोई आपसे पूछे 1 मिनट में कितना बार ब्रीथ करता है कोई भी, है ना, तो क्या कहिएगा 12 से 15 बार। चलिए एस्टिमेशन ऑफ ब्रीदिंग, है ना, एस्टिमेशन ऑफ ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग को नापने के लिए, एस्टिमेशन करने के लिए जो सिस्टम आता है उसका नाम क्या होता है, स्पाइरोमीटर के नाम से जानते हैं। स्पाइरोमीटर, क्या कहते हैं उसको, स्पाइरोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, स्पाइरोमीटर क्या होता है, तो आप अच्छे से याद रख पाएंगे। एस्टिमेशन ऑफ ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, स्पाइरोमीटर के थ्रू होता है। तो चलिए आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं। आइए, ये बात जरूरी की थी इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आइए यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात करें। saturation of O2 and O2 with HV with O2। चलिए यहाँ पे ये जो ग्राफ बना हुआ है HV और O2 के बीच में बाइंडिंग करने के जो बिंदु है ना उस पे बात कर रहा है। आई, और इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ होता है शुरू में ऐसा रहता है, इस तरह के स्लोप बनाते, इस तरह के ग्राफ को हम लोग सिग्मोइड कर्व कहते हैं। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। अब देखिए टाइम के हिसाब से ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया उसे। यहाँ देखिए यहाँ पे 100% डिसोसिएशन हुआ, यहाँ पे लगभग 75% हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 100%, यहाँ इसका मैक्सिमम कितना हो रहा है, 97% सेचुरेशन हो रहा है एट द नॉर्मल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अच्छा एक बात आप और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100 ml every 100 ml of O2 blood, every 100 ml of O2 blood, every 100 ml of O2 blood क्या करता है, 20 ml O2 के साथ क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है। तो ये बाइंडिंग करता है, तो अपन को ध्यान थोड़ा सा रखना है ये सब बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस के बारे में, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस के बारे में बात करेंगे। चलिए यहां तक अपन ने बात कर लिया। चलिए अब इस चीजों को एक बार अच्छे से आप लिख ले। चलिए इसको मिटाते हैं हम। अच्छा एक चीज और मैं जरा सा भूल गया बताना आपको, इस ग्राफ से कभी कभी एम्स वाले ने एक बार अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए थे। क्या पूछ लिए थे ये भी मैं एक बार बता दूं आपको, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। चलिए आइए वो भी बता देते हैं। क्या पूछ लेता है, कभी कभी क्या करता है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पे क्वेश्चन पूछ लेता है। कहेगा क्या कि ये ग्राफ ना सिग्मोइड कर्व, अगर मान लो मैं यहीं पे बता दूं, अच्छा इस साइड को ना आप क्या समझना, राइट, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो क्या पूछ देता है, सुनिएगा ध्यान से, है ना, 75% मैंने ये लिखा है। चलिए पूछेगा क्या, राइट साइड में ना जो PO2 है वो कैसा होगा, तो कहिएगा राइट साइड अगर ग्राफ इस तरह से शिफ्ट होगा तो PO2 क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद राइट शिफ्ट होगा तब PO2 बढ़ेगा, है ना, ये राइट साइड है। चलिए वो बात लिखे। उसके बाद PO2 के बाद अगर कोई आपसे कहेगा, मान लीजिए कि PCO2 क्या होगा, तो कहिएगा घटेगा। उसके बाद H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये बात अपन को ध्यान रखना है। देखिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट साइड की बात करिएगा तो PO2 इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। PCO2 क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, उसका अपोजिट। H+ क्या हो जाएगा, बेचारा घट जाएगा। और टेम्परेचर भी क्या होगा, उल्टा हो जाता है, घट जाएगा। टेम्परेचर घटाने पर क्या हो जाएगा, PO2 PCO2 H+ ये सब के सब PO2 PCO2 से बढ़ेगा, PO2 घट जाएगा। तो ये कंडीशन है, जिसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट। ये क्या है आपका, लेफ्ट शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट होने पर ग्राफ का ये राइट शिफ्ट है। क्या है, राइट शिफ्ट। चलिए तो आप अलग से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। गैस का आखिर ट्रांसपोर्टेशन किस किस के द्वारा होता है, और यानी कि किस किस के द्वारा होता है, कितना प्रतिशत होता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो आइए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं,
अब आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस है ना, इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड के द्वारा होता है ट्रांसपोर्ट, ब्लड एंड टिश्यू प्लाज्मा है ना, सबके द्वारा होता है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले हम O2 के बारे में बात करते हैं। O2 गैस है ना, चलिए O2 गैस के बारे में हम बात करेंगे। आइए O2 के बारे में सबसे पहले अगर हम O2 की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 3% O2 आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्टेट ऑफ प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्टेट ऑफ प्लाज्मा के द्वारा होता है। उसके बाद बच गया 97% O2 आर है ना ट्रांसपोर्ट 3% O2 आर डिजॉल्व इन स्टेट ऑफ प्लाज्मा। चलिए डिजॉल्व इन स्टेट ऑफ प्लाज्मा। 97% O2 आर ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। किसके द्वारा? आरबीसी से होता है रेड ब्लड सेल। चलिए अब हम O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, CO2 गैस का। चलिए आइए अब CO2 देख लीजिए आप एक बार, O2 देख लीजिए तो CO2 भी देख लीजिए आप। चलिए CO2 की अगर आप बात कीजिएगा तो 7% CO2 आर डिजॉल्व इन स्टेट ऑफ प्लाज्मा, स्टेट ऑफ प्लाज्मा के द्वारा। उसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं? 7% के बाद आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं 70% CO2 आर ट्रांसपोर्टेड बाइकार्बोनेट के द्वारा, HCO3 है ना, बाइकार्बोनेट। किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट के द्वारा। उसके बाद बच गया 20 से 25% जो होता है, 20 से 25%, यहां तक देख लीजिए आप, 20 से 25% है ना CO2 आर ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी। किसके द्वारा? आरबीसी है ना CO2 का। तो ये सारा कंडीशन है गैस का ट्रांसपोर्टेशन, मैंने आपको बता दिया। आप इसी तरह से एक एक चीजों को सीखते चलिए। अब हम आपको बताने वाले हैं ये सारी चीजें, मैंने आपको एक एक करके सारी बातें बता दी। अब मैं आपको बताने वाला हूं किसके बारे में? अब हम बताएंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, क्या रेगुलेशन होता है। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, चलिए मिटाते हैं फिर हम। आइए हम बताते हैं आपको रेगुलेशन पे जरा सा बात कर लेते हैं। आइए उससे पहले एक चीज और हम बात करेंगे जिसका नाम है, चलिए ये सबको एक बार मिटा दूं मैं। चलिए आइए, चलिए सभी को मिटा देते हैं हम ताकि आपको दिक्कतें ना आए। आइए अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। अगर हम बात करते हैं थोड़ा देर के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ब्लैक से लिखते हैं, सॉरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। अगर O2 की बात करते हैं कि किस तरह का O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Hb+O2 के साथ है ना ये क्या बनाता है, बाइंड करके क्या बनाता है, HbO2 है ना, यानी कि हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है ऑक्सीजन तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। सोचिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। चलिए यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि 4 जो है ना 4 है हीमोग्लोबिन है
कितना O2 बनाता है, 4 O2 का मॉलिक्यूल्स देता है। ये भी बात याद रखना है आपको। एवरी 100 ml, 100 ml ब्लड 15 ग्राम HB देगा, क्या है, हीमोग्लोबिन दे देगा। चलिए एवरी 100 ml क्या देगा, 15, 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम ऑफ ब्लड की अगर बात कीजिएगा तो कितना देगा बताइए, 3 कितना दे देगा भाई, 1.34 ml। चलिए तो टोटल गुना भाग कर दीजिए। चलिए 1.34 1 ग्राम, क्योंकि इसको जब जोड़ घटाव कीजिएगा तो 1.35 के अप्रोक्सीमेट जाएगा। चलिए अब अगर बात करते हैं तो ऐसे लिखिएगा 100 ml ऑफ एवरी 100 ml ऑफ O2 कितना देता है, 20 ml ऑफ O2 देगा। चलिए 100 ml वाला कितना देगा, 20 ml देगा। तो ये भी बात थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अच्छा मैंने एक चीज और बताया था, क्या बताया था, याद कीजिए। मैंने आपको कहा था कि 100 ml O2 है ना, 100 ml जो O2 होता है ना, उसमें से जो मात्र कितना ml, 5 ml टिश्यू के लिए क्या करता है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन के लिए खर्च कर देता है O2। समझ रहा तो ना, 100 ml में से कितना ml, ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एनसीईआरटी का लाइन है। 100 ml में से है ना, में से 20 ml O2 है ना, 20 ml O2 आर 20 ml O2 है ना, सॉरी 5 ml O2 आर टू द टिश्यू है ना, आर टू द टिश्यू के लिए है ना, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अच्छा एक ये भी है, लेकिन यही में मगर मान लीजिए 100 ml में से है ना, 100 ml ये सब के सब क्या है, O2 है, ये O2 है सॉरी। अगर मान लीजिए यही बात CO2 के कंडीशन में होता है तो उसमें 5 ml के जगह पे 4 ml O2 जो है किसके लिए, यहाँ पे टिश्यू के लिए हो जाता है, वहां पे हो जाता है आपको है ना, किसके लिए, एल्वियोलाई के लिए है ना। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, समझे बातों की नहीं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं किस पे, बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पे। चलिए आइए बात करते हैं, चलिए बात कर ले जरा सा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पे। चलिए आइए इधर देख लीजिए आप, रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। अच्छा जब रेगुलेशन की बात करिए रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 तरह से होते हैं। पहला जो होता है मेडुला के द्वारा होता है, दूसरा किसके द्वारा पता, पोन्स। अच्छा मेडुला और पोन्स समझते हैं, पोन्स छोटा सा एरिया यहाँ पे ये स्पाइनल कोर्ड के नीचे है, मेडुला है ना, ये ऐसे रहता है, आप थोड़ा सा याद रखते हैं, ऐसे पोन्स वाले रीजन इस तरह से रहता है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए आइए अब देखिए मेडुला का जो काम है ये क्या करता है, ये भी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है। RRC जो होता है ना, RRC रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जिसको कहते हैं, रिस्पायरेटरी, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, क्या इसको बोलते हैं, रिदम है ना, राइदम RHYTHEM रिदम सेंटर के नाम से जानते हैं। अच्छा इसका काम है कि ये अगर मैं कोई फोर्सफुली इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं तो इसको कंट्रोल करने का काम करता है ना। It is responsible for forcefully respiration। उसके लिए क्या है, ये रिदम्स फोर्सफुली रिस्पायरेशन को रिस्पॉन्सिबल होता है, रिदम्स बनाए रखता है, रिदम्स को है ना, रिदम्स के लिए तो ध्यान रख सकते हैं
आई। अब हम पोन्स की बात करते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं, निमोटिक टॉक्सिक सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू है ना, मैटिक टॉक्सिक सेंटर कहते हैं, है ना। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, इसको हम लोग स्विच ऑफ सेंटर कहते हैं ना, स्विच ऑफ सेंटर है। ये भी क्या होता है, डिक्रीजेज, ये क्या करता है, डिक्रीजेज ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन, डिक्रीजेज ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। तो इस तरह का रिदम बनाए रखता है। अब हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर। क्या होता है डिसऑर्डर, अब आपको पता है कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अस्थमा के बारे में, दूसरा नंबर पे हम लोग बात करेंगे एम्फाइसीमा के बारे में, चौथा नंबर पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में बात करेंगे, ऑक्यूपेशनल। चलिए आइए, ये अस्थमा क्या होता है ना, ये एक प्रकार का क्रोनिक डिसऑर्डर है। ये अपने जो एल्वियोलाई होता है ना, उसमें किसी तरह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने के समय में क्या होगा, विजिंग साउंड होता है। समझ रहे बात तो कि नहीं, हाँ, उसमें पानी भर जाता है एल्वियोलाई वाले में, समझे, तो फ्लूइड भर जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये अस्थमा वाले में हो जाता है। एम्फाइसीमा क्या होती है ना, ये भी एक प्रकार का क्रोनिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो अपना एल्वियोलाई वाल होते हैं ना, वो बार बार टूटने लगते हैं, समझे। तो ये खास तौर पे सिगरेट, बीड़ी, ये सब चीज पीने के कारण होता है एम्फाइसीमा, है ना, सिगरेट स्मोकिंग के कारण। अगर आप बात करते हैं ऑक्यूपेशनल, तो ये एक प्रकार ऐसी डिजीज है जो अगर कोई माइल स्टोन्स में काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता लोग होते हैं जो काम करते हैं माइनिंग में, तो वहां पे क्या होता है ना, बिना मास्क लगाए हुए छोटे छोटे पार्टिकल को जब तोड़ा जाता है, या धूल कण क्या होते हैं जब नाक के अंदर यानी कि नोज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से होकर अंदर की ओर चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है ना, हमें इस तरह की बीमारियां होती है। आपको पता है कि 10⁻⁻25 या 5 माइक्रोमीटर से नीचे वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबके सब एंट्री कर जाते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। तो वो सारे के सारे हमारे लिए क्या होते हैं, बीमारी क्रॉस कर सकते हैं, डिसऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह के डिसऑर्डर को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो चलिए, आज आपका ये सारा चैप्टर यानी कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, है ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस वाले ये जो चैप्टर थे, आज मैंने पूरा आपको फिनिश कर दिया। कल अगले दिन से मैं आपके लिए नए चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो, अगर आप शुरू से देखते हैं तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा, समझे। आप हमें फीडबैक जरूर दें, ताकि मुझे क्या होगा कि उस तरह की चीज करने में सहायता मिलेगी। चलिए, ओके, धन्यवाद।